तो हिस्ट्री का प्रीलिम्स स्पेशल रिवीजन है इसमें। ब्राह्मण साम्राज्य है इसमें। शुंग वंश आया यहाँ मौर्य वंश के बाद शुंग वंश 1885 से 75 ईसा पूर्व 73 ईसा पूर्व तक। तो मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय वंश था। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इस वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनवाई थी और द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा का पूरा नाम बेसन नगर एमपी में था। तो विदिशा जो है वो एमपी में बेसन नगर है। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था और 36 वर्षों तक इसने शासन किया। भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। इस वंश का शासक 100 वर्षों तक शासन चलता रहा। इस वंश का शुंग वंश का इसने बहुत स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक कहा जाता है। इसका प्रमाण दिव्यवादन से प्राप्त होता है। हालांकि इसे केवल कोई बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ है। तो इसके काल में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ है, लेकिन ये विरोधी था। फिर पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का करवाया। तो सांची के स्तूप की जो खिड़कियां हैं, पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का करवाया, जबकि भद्रबाहु एमपी स्तूप खिड़कियों को पत्थर का करवाया है। पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची और भबरू स्तूपों का आकार 2 गुना करवाया। तो पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के जो सांची स्तूप है, भबरू भरत हूत स्तूप का आकार 2 गुना करवाया। वर्तमान में सांची के स्तूप का जो स्वरूप है वह पुष्यमित्र शुंग के काल की ही देन है। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। तो बुद्ध पुस्तक है जातक ग्रंथ की रचना हुई। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ लिखा गया। तो पाणिनि ने अपना अष्टाध्यायी लिखी गई इसके समय, और जातक ग्रंथ बुद्ध की पुस्तक। फिर मनु ने मनुस्मृति लिखी। गर्गी ने गर्गी संहिता लिखी। तो इसी समय मनुस्मृति लिखी गई, गर्गी संहिता लिखी गई, अष्टाध्यायी लिखी गई और जातक ग्रंथ बुद्ध का लिखा गया। जिनसेन ने हरिवंश की रचना की। जिनसेन ने हरिवंश की रचना की। बौद्ध चैत्य भवन का बौद्ध है जो चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश के समय चैत्य यानी पूजा स्थल होता था। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। इसके काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध किए गए थे। विदर्भ का युद्ध और यमन आक्रमणकारियों का युद्ध। विदर्भ बरार में चल रहे उत्तराधिकारी युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेज दी। अग्निमित्र विजयी हुआ। इसकी जानकारी कालिदास की रचना मल्लिका अग्निमित्रम से मिलती है। कालिदास की पुस्तक मल्लिका अग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। इसके समय 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए। तो 2 यमन के विदेशी आक्रमण हुए थे और दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया था। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेटियस ने किया था और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिलिंद ने किया था। मिनांदर को बौद्ध संघ नागरसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजयी हुआ। तो पुष्यमित्र शुंग इस समय विजयी हुआ था और इस अवसर पर उसने पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके विदिशा को बनाया। विदिशा पाटलिपुत्र से विदिशा को राजधानी बनाया था। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। खारवेल जो थे कलिंग के, उन्हें इससे पराजित कर दिया। इस वंश के कुल 10 शासक थे। पहला शासक पुष्यमित्र शुंग, 9वां शासक भागभद्र था और 10वां शासक देवहूति था। इस वंश का शासक भागभद्र के दरबार में यमन विदेशी राजदूत यमन का विदेशी का राजदूत हेरोडोटस आया था, जिसने भागवत धर्म का अपना लिया था। विष्णु के सम्मान में विदिशा यानी बेसन नगर मध्य प्रदेश में गरुड़ध्वज अभिलेख का निर्माण कराया। उसने उस भगवान विष्णु के लिए देवेश्वर शब्द का प्रयोग किया है। संगवंश का शिलालेख जालंधर पंजाब से मिला है। इस काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ है। शुंग वंश के काल में अर्थव्यवस्था जातक ग्रंथ
एवं मिलिंद पनहोम नामक पुस्तक की शुंग वंश के काल में अर्थव्यवस्था में जातक ग्रंथ है और मिलिंद पनहोम नामक पुस्तक की रचना हुई है। इस वंश में 10वें एवं अंतिम शासक देवहूति थे और जिनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और उन्होंने कर्ण वंश की स्थापना की। तो कर्ण वंश 73 ईसा पूर्व से 30 BC ईसा पूर्व तक चला। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। तो इन्होंने कर्ण के संस्थापक वासुदेव थे और विदिशा को इन्होंने राजधानी बनाया था। इस वंश के 4 शासक थे। तो वासुदेव थे, भूमिपुत्र, तरायण और सोसरमन। इस वंश का दूसरा शासक कर्णवायंग था। 73 वर्ष तक शासन किया। कर्णव राज्य को पुराण में शुंगमित्र के नाम से पुकारा जाता है। कर्णव साम्राज्य पर आक्रमण शक का हुआ और ये ब्राह्मण जाति के थे। तो शक आ गया। इस वंश में सर्वप्रथम समय का शासन करने वाला शासक भूमिपुत्र था। सर्वाधिक जो शासन समय तक किया भूमिपुत्र ने किया। 14 वर्षों तक का शासन था। इस वंश का अयोग्य और दुर्बल अंतिम शासक सुशर्मन था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सोमिक जो आंध्र राजा कहते हैं 30 ईसा पूर्व में कर दी थी और इसे सातवाहन का आगमन हो गया। तो सातवाहन इसकी जगह पे आ गया। सातवाहन वंश प्रतिष्ठान यानी 300 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक 30 ईसा पूर्व से 250 BC तक अब रहेंगे सातवाहन। इस वंश के संस्थापक सीमुक्त, इसकी राजधानी तगर थी। आरंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शकों राजाओं ने इसे महाराष्ट्र को छोड़ने पर विवश कर दिया था। सातवाहनों को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा और जिस कारण पुराणों में इन्हें आंध्र सतवाहन भी कहते हैं। तो पहले महाराष्ट्र में थे, आंध्र प्रदेश में चले गए थे। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी। तो सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी और ब्राह्मणी लिपि थी। सातवाहन वंश ने किसी न किसी रूप में 3 सदियों तक बने रहे और ये जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल था। तो बहुत ज़्यादा समय तक बने रहे। फिर सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का शासक था। सातकर्णी जो था पहला शासक था। इसकी जानकारी नानाघट्ट अभिलेख पुणे में मिलती है। तो सातकर्णी की जानकारी नानाघट्ट अभिलेख पुणे से मिलती है, जिसकी पत्नी नैनिका द्वारा बनाया गया था। नानाघट्ट अभिलेख पुणे। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिण पथपति अप्रति चक्र की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी प्रथम शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। तो सांची के स्तूप पर इसका नाम अंकित है। सातकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया गया। सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था और हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। तो हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया था, किंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के नासिक जोगलथम्बी के मिले सिक्कों से मिलती है। जोगलथम्बी के सिक्कों से, जिसकी एक ओर गौतमीपुत्र सातकर्णी और दूसरी ओर नहपान नाम और चित्र है। इससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को आज कालंकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को कारजक नामक ग्राम दान दिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहनों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटा दिया। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इस वंश का अगला शासक वशिष्ठपुत्र पल्लुमावी था। इसके समय उज्जैन के शासक आक्रमण हुआ और एक बार शक आक्रमण का नेता तुरुद दमन कर रहे थे। तो शकों का आक्रमण भी हुआ था। तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे?
रुद्रदामन कर रहे थे। रुद्रदामन ने विशिष्ट पुत्र पुलम्बावी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इसने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर आंध्र सम्राट की उपाधि धारण करी। पुलम्बी ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप का किलाबंदी करवाई थी। अमरावती में जो स्तूप है बौद्ध का। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञ सातकर्णी था और इसके सिक्कों के जहाज का चित्र मिलता है। तो जहाज का चित्र यज्ञ सातकर्णी के उस पर मिलता है। फिर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया सातवाहनों ने। ब्राह्मणों का सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने दिया। भूदान किसने दिया? सातवाहनों ने भूमि को दान दिया शुरू किया, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्तों ने दिया। सर्वाधिक तो भूदान गुप्तों ने दिया। पहला शुरू सातवाहनों ने किया था। वेतन के बदले में भूमि देने की सामंत व्यवस्था सातवाहनों ने प्रारंभ की, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्तों ने किया। इस वंश में समय में गांव के प्रधान को गोमलिक कहा जाता था। वंश में दक्कन के क्षेत्र में कपास फसल उगाई जाने लगी। सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था। तो सातवाहन मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ नाम से पहले माता का नाम किंतु राजा पुरुष ही होता था। ये इस समय सीसा के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्कों को करसर्पण और सोने के सिक्कों को स्वर्ण कहते थे। सातवाहन की भूमि गोदावरी घाटी में थी, इस कारण यह अत्यधिक उपजाऊ थी। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय की सबसे उपजाऊ भूमि थी। अब किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त सेंटोरस नाम की पहचान चंद्रगुप्त की है? तो विलियम जॉन ने की है। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का उपयोग किया है? तो उसे यूनानियों ने सेंटकोटस या एंटोकोटस कहा है। प्रथम साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त के। कौटिल्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। मैकियावेली प्रिंस की तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। फिर बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, पाटलिपुत्र में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकिडस को पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम किस इतिहास ने सेंटकोटस एंटोकोटस नाम दिया? तद्दैत्य चंद्रगुप्त को स्थापित किया था सर विलियम जोन्स ने दिया। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? तो क्षत्रिय जाति का। बौद्ध जैन चंद्रगुप्त को क्षत्रिय जाति बताते हैं, मौर्य क्षत्रिय। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विशाल और कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। अभिलेख से ज्ञात है कि राजाभिषेक के 20वें वर्ष स्वयं अशोक ने लुम्बिनी और एक स्तंभ बनवाया था। लुम्बिनी ग्राम को कर से छोड़ दी 1/8 भाग। तो रूमनदेही स्तंभ अभिलेख, रूमनदेही स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। मौर्य काल में दिए जाने वाला कर सेतु किस प्रकार? तो फल फूल सब्जी पर लगने वाला कर था सेतु। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को? तो जैन धर्म को अपनाया। फिर इतिहास में यह बताता है कि मयूर मौर्य का वंश चिन्ह था। तो किसने बताया है? गुंडवेंडेल ने। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को डाकुओं का गिरोह कहा? तो जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा। इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नन्नो इतिहासकार है जो, तो उसके इतिहासकारों के उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था। तो प्लूटार्क के अभिलेख से। चंद्रगुप्त प्रथम जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर है? तो बुद्ध स्रोतों पर। बुद्ध स्रोत से उसकी जानकारी मिल जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य किस राज्यपाल राष्ट्रीय ने जूनागढ़ गिरनार में सुदूर निर्माण करवाया था? पुष्यगुप्त ने। सुदूर मतलब जो निर्माण कार्य किया था चंद्रगुप्त के जो सेनापति था राजकोष का। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्टता ग्रहण की? तो भद्रबाहु की। हिंदू शासन के ऊपर प्राचीन उपलब्ध रचना है अर्थशास्त्र।
मौर्य काल में किस नगर की विशाल नगरों की रानी, तो पाटलिपुत्र को कहा गया। पुराणों में किससे द्विज शर्म की संज्ञा प्रदान की गई है, चाणक्य को। पुराणों में द्विजर शर्म की संज्ञा चाणक्य को दी गई। मेगस्थनीज किस ग्रंथ की रचना की, इंडिका की। कौन सा अधिकारी सामंतों पर बने दुर्ग की रक्षा करता था, तो सीमांत जो है उसमें दुर्गों की रक्षा करने वाला था अनंतपाल था। फिर यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया, तो आत्रीमेकट्स कहा गया। चंद्रगुप्त का सबसे पहला अभिलेख में लिखा मिलता है रुद्रदामन प्रथम और जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में चोरक, दामनक, मरुवक्त और शिशु का अभिलेख प्राप्त होता है मसाले। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारी को एक नवीन वर्ग बनाया था, धर्म महामात्र। किन स्तंभों से ज्ञात होता है कि राजू युक्तक प्रदेशक युक्त नामक अधिकारी को जनता के बीच राजधर्म के प्रचार के लिए, तो स्तंभ के 3 और 5वें से पता चलता है। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचरणों की संहिता प्रस्तुत की, उससे अभिलेखों में क्या कहा गया है, तो धम्म कहा गया है। तो दिव्य वादन अशोक को बौद्ध धर्म के दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को जाता है, तो उपगुप्त को। उपगुप्त ने उन्हें शिक्षा दी थी। किन 3 तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था, तो अहिनारू और पुन्नारू। मौर्य काल की राजकीय आय का स्रोत क्या था, तो भूमिकर था। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। मौर्य काल में देवरिक किसे कहा गया है, तो राजप्रसाद के रक्षक को। किस स्तंभ में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं, तो किस स्तंभ जो है कि किस स्तंभ पर लेखों में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष अभिलेखों में 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था, तो उज्जैन का। मौर्यकालीन कंटक शोधन थे फौजदारी न्यायालय। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। मगध 12 वर्ष तक लंबे अकाल तक किस सप्त साहित्य कृति में जिक्र मिलता है, मगध के 12 वर्ष लंबे अकाल का, तो परिशिष्ट पर्व में मिलता है अकाल का जिक्र। अशोक ने किस अभिलेख में बौद्ध धर्म और संघ में अपनी आस्था की, तो भबरू शिलालेख में बताया है। फिर सर्वप्रथम अभिलेखों में प्रिय दर्शिस्म और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया है, तो टर्न महोदय ने। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किन विदेशों को जीत चुका था, तो सिंध को, पंजाब को जीत चुका था। फिर नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाले भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात शासक कौन था, तो बिंबिसार। अशोक के शिलालेखों में उल्लेखनीय ताम्रपाणी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो श्रीलंका के लिए। किस ग्रंथ से हमें पता चलता कि अशोक शिव भक्त था, राजतरंगिणी से। अशोक शिव भक्त था, राजतरंगिणी से पता चला है। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में किस शब्द का प्रयोग है, तो तीर्थ कहा गया शीर्ष अधिकारियों को। मौर्य समाज में मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व चरित्र और खूब जांच पड़ताल की जाती थी, तो उपधा परिरक्षण कहा गया इसे।
फिर दीप वंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4वें वर्ष में किस प्रवचन के प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो निग्रोध। चंद्रगुप्त के वर्ष विषय में किस कथन है कि 6 लाख की सेना से लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? तो ये प्लूटार्क का है कथन। अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए किन प्रांतों में बांटा? तो 5 प्रांतों में बांटा था। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर में वितस्ता नदी और श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की? तो राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसने श्रीनगर और वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर को बसाया था अशोक ने। राजतरंगिणी से पता चला है। किन शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि के साक्ष्य हैं? तो मानसेहरा और सहबाजगढ़ी। खरोष्ठी मानसेहरा और सहबाजगढ़ी कौन में लिखे हैं? खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं मानसेहरा और सहबाजगढ़ी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान को सफलता मिली? तो जेम्स प्रिंसेप को मिली। इतिहास द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक को इतिहास लिखने का आश्रय प्रिय है। तो डॉक्टर भंटाकर द्वारा। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा में। मध्य प्रदेश में मास्की, कर्नाटक मास्की, मध्य प्रदेश में गुर्जरा। पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का नाम शुभदंगिनी था। अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने किया था। अशोक के अभिलेखों में कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की संख्या है तो प्रमुख जो है शिलालेख वो 14 हैं और अशोक के स्तंभ संख्या 7 है। राजउक थे मौर्य शासन के अधिकारी। शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। कलासी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण। फिर भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत भाग और बलि। मौर्य में सीता से अभिप्राय है राज की भूमि से प्राप्त आय पर। मौर्य कालीन अधिकारी जो तोल माप का प्रभारी था तो वो पोतवाध्यक्ष था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। पुनर्विवाह वर्जित था मनुस्मृति में। गांव के शासन को स्थायी पंचायतों के माध्यम से चालू करने की व्यवस्था मौर्यों ने की पंचायत के माध्यम से। अंतिम मौर्य सम्राट थे तो ये भद्रथ थे। अंतिम मौर्य सम्राट भद्रथ। अब है मौर्य उत्तरकाल। तो मौर्य उत्तरकाल आएगा। तो मौर्य काल के पतन के पश्चात मौर्य काल के पतन के पश्चात सबसे मौर्य मगध जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट गया और कई योग्य शासक नहीं थे, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के एक अवसर के रूप में देखा। मौर्य काल में 4 विदेशी आक्रमण हुए जिन्हें निम्न है। तो अब विदेशी आक्रमण होंगे और लोग और विदेश के आएंगे। तो इंडो ग्रीक यवन का आक्रमण, ऐसे शक का आक्रमण यानी सीथियन शक आएंगे, यवन आएंगे, शक आएंगे, पहलव, पार्थियन और कुषाण। तो इंडो ग्रीक इनका क्षेत्र हिंदकुश पर्वत के समीप विक्टोरिया था, अतः इन्हें बैक्टेरियन शासक भी कहते हैं। ये हिंद यूनानी 2 चरणों में आए थे। हिंदकुश पर्वत के समीप तक था इनका प्रथम चरण। तो इसमें डायमेटस ने लगभग 183 ईसा पूर्व में पश्चिम उत्तर भारत आक्रमण करते हुए पंजाब और सिंध प्रांत को जीता और जीते गए क्षेत्र में राजधानी यानी कोटा को बनाया। राजधानी शाकल कोटा को और डायमेटियस वंश की स्थापना की।
डायमेटियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। अगला शासक मेनांडर था। इसने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। तो डायमेटियस मेनांडर था वो भी पराजित हो गया था, और पुष्यमित्र शुंग से और डायमेटियस था वो भी पराजित हो गया था। इसे मेनांडर बौद्ध भिक्षु नागरसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और बौद्ध धर्म उसने अपना लिया। अपना देश अपनाने वाला विदेशी था जी। नागरसेन और मेनांडर मिलिंद की वार्तालाप की चर्चा नागरसेन की पुस्तक मिलिंद पनोहम में है। इसने मेनांडर प्रश्न पूछते हैं और नागरसेन उत्तर देते हैं। सर्वप्रथम मेनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए। तो मेनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए। मेनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भड़ोच नामक स्थान से मिला है, जो एक बंदरगाह है। भड़ोच एक बंदरगाह है। मेनांडर के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। तो मूर्ति का निर्माण मेनांडर के समय अधिक हुआ। फिर हिंद यवन के अंतिम शासक हेलियोक्लीज थे। द्वितीय चरण, तो इसमें क्या है, इसमें यूक्रेटाइड्स ने तक्षशिला में यूक्रेटाइड्स वंश की स्थापना की। तक्षशिला में की उसने। इस वंश के शासक अंतिआल ने राजदूत इनके थे हेलियोडोटस को शुंग राजा भागभद्र के दरबार में मैत्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा था। हेलियोडोटस भागवत धर्म विष्णु को प्रभावित हो गए और धर्म को अपना लिया और सम्मान में विदिशा में गणध्वज अभिलेख बनवाया। यह राजपूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है, राजदूत का है। वह यूक्रेटाइड्स वंश के अंतिम शासक हार्मियस थे। हिंद यूनानियों की विशेषता क्या, तो यवन से उत्तर भारत में बस गए। इन्होंने हिंदू यूनानी कहते थे। काली मिर्च बहुत ही पसंद थी। काली मिर्च को यवन प्रिय कहते हैं। भारत में पहली चित्रयुक्त लेखयुक्त सोने के सिक्के, चित्रयुक्त वे चित्र भी है और लेखन भी है, सिक्के यूनानियों ने चलाए थे, जिसे ड्रम कहते थे। खरोष्ठी भाषा में लिखे हैं। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित, समय का गठन प्रारंभ किया। खगोल है, ज्योतिष है, गणित और समय गणना प्रारंभ की। भारतीय नाटक का विकास यूनानियों के द्वारा हुआ है। भारतीय नाटक में पर्दा के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग होता है। इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गंधार शैली का विकास हुआ। तो इंडो ग्रीक शासन में क्या मूर्ति निर्माण हुआ, तो मूर्ति नई शैली का विकास हुआ, गंधार शैली का विकास हुआ। इससे शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनाई गई, गंधार शैली। तो इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति का निर्माण हुआ, गंधार शैली आई है। महात्मा बुद्ध की गंधार शैली में मूर्ति बनी है। फिर शकवंत या सिंथियन वंश 90 ईसा पूर्व। मौर्य काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक था और ये बेलन दर्रा पार करके भारत में आए थे। तो बेलन दर्रा पार शक मध्य एशिया से रहने वाले थे और यूची वंश कबीला वालों ने मध्य एशिया से भागा दिया था। इन्हें कबीलों ने भगा दिया था। शकों के शासन व्यवस्था छत्रक शासक व्यवस्था थे। शासक राजाओं को छत्रक कहा जाता है। तो शकों ने भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में साम्राज्य विस्तार किया। 5 जगह में बसे, कंधार यानी अफगानिस्तान, तक्षशिला पाकिस्तान, मथुरा यूपी में। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान और मथुरा यूपी में, उज्जैन एमपी में, नासिक महाराष्ट्र में बस गए थे। तक्षशिला में शक वंश की स्थापना माउस के द्वारा की गई थी। तक्षशिला में शासक की स्थापना माउस। मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल के द्वारा की गई थी। उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेष्टक और यशोमती द्वारा की गई थी। उज्जैन है, उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेष्टक यशोमती ने की। नासिक में शक वंश की स्थापना भूमिक के द्वारा। मथुरा में शक जो है शक शासक राजुल को मालवा के शासन
शासक ने 57 BC में पराजित कर दिया। यह ब्राह्मण की उपस्थिति की धारण करता था। इस उपलक्ष्य में 37 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया गया। भारतीय संविधान के मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 में शक संवत को आरंभ किया। तो 1957 में इसने शक संवत अपनाया। नासिक शासक नहपान ने सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया था। तो नहपान ने किया था आक्रमण, गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हो गया। इनकी नासिक के जोगलथम्बी से मिलती है, सिक्कों पर मिलती है, जोगलथम्बी सिक्कों पर। और इन सिक्कों पर एक तरफ नहपान की आकृति है, दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी की आकृति है। इससे प्रतापी शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पल्लूमावी के पराजित किया था, पल्लूमावी को पराजित कर दिया था। रुद्रदामन का गुजरात सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन का गुजरात में सौराष्ट्र में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख है। यह संस्कृत में लिखा है, भारत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में 17 झीलें बनवाई थी। यह लेख चंद्रगुप्त के पश्चिम विस्तार की जानकारी देता है और झील का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार अपने अधिकारी शिविशाख द्वारा की गई थी। यानी गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी झील का रुद्रदामन में करवाया और फिर स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ब्राह्मणी लिपि का आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है। ब्राह्मणी लिपि जो थी वो अब आगे चल के देवनागरी लिपि बनी। हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। अंतिम शासक इसमें रुद्रदामन तृतीय थे और गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका विनाश कर दिया शकों का। इसके उपलक्ष्य में विजय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और चांदी के सिक्के भी चलाए थे और सिक्कों का रूपक कहा गया था। शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया। कनिष्क के कैलेंडर इतना अधिक प्रयोग किया क्योंकि शक संवत कहते हैं कैलेंडर कनिष्क था। फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ये सूर्य पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य आधारित है, एक ईसाई जन्म से आरंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 25 जुलाई 2022 है। फिर विक्रम संवत से मालवा शासक विक्रमादित्य चतुर्थ ने 57 ईस्वी में पुनः प्रारंभ किया विक्रम संवत। तो पुनः किसने? मालवा शासक विक्रमादित्य चतुर्थ ने विक्रम संवत पुनः प्रारंभ किया। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। यह विक्रम संवत की तिथि ज्ञात करने और ग्रेगोरियन 57 प्लस जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है ज्ञात। विक्रम संवत के अनुसार 15 जुलाई 2022 प्लस 57 जोड़ देंगे तो 2089 ईस्वी है। इसी कारण संविधान लागू की तिथि 1949 को विक्रम संवत में 1949 प्लस 57 2006 कहा गया है। फिर शक संवत आया तो शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया था। 28 ईस्वी के बाद आया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के 78 वर्ष बाद आया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। जैसे 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया था, तो 1957 में से अपना लिया गया। शक संवत की तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन में 78 घटा दिया जाएगा। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है तो उसमें 78 घटा दिया जाएगा। आज शक संवत के अनुसार आज की तिथि 2022 में 78 अगर घटाएंगे तो 1944 ईस्वी है। शक संवत विक्रम संवत के बीच 35 वर्षों का अंतर है। शक संवत और विक्रम संवत में
विक्रम संवत शक संवत हिजरी यानी मुस्लिम कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है, तथा इसका त्योहार भी हर एक वर्ष में 11 दिनों पीछे हो जाता है, किंतु 3 साल बाद शक संवत एक दिन अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। अब है पल्लव पार्थियन वंश। पार्थियन वंश तो मौर्योत्तर में काल में भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश था। पार्थियन या पहलव ये ईरान, फारस, पारसिया थे और जिनके कारण इन्हें पार्थियन कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया था। पाकिस्तान में है ये पेशावर। इस वंश का संस्थापक मिनथेंडिस थे। इस वंश सबसे योग्य शासक गोद्रो फर्निस थे, जिनका पाकिस्तान से तख्ते बरही अभिलेख मिलता है। यह खरोष्टी लिपि में है। इस समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत में आया था। सेंट थॉमस जो है ईसाई प्रचारक, वो भारत आया था। ये भारत आने वाला पहला ईसाई प्रचारक था, सेंट थॉमस। तो सेंट थॉमस समय आए थे। अब है कुषाण वंश। तो मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम वंश है कुषाण वंश। एशियाई मध्य यानी चीन तुर्कमेनिस्तान के निवासी थे। चीन के और तुर्कमेनिस्तान के निवासी थे। मध्य एशिया में यूची कबीला 5 वर्गों में बटा था। इसी 5वें में से एक कुषाण कबीला था। कुषाण थे तो यूची कबीले के थे ये, और यूची में 5 में से एक थे। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदरिया नदी से लेकर गंगा के द्वार तक था। तो अनुदरिया जो नदी है वहाँ से गंगा नदी के द्वार तक ये क्षेत्र था। कुषाण वंश के संस्थापक कुडलकट पीसक थे। इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे। कुडलकट पीसक थे और तांबे के सिक्के चलाए थे। ये शैव धर्म को मानते थे और जिनका प्रमाण सिक्कों से मिलते हैं। सिक्कों पर एक तरफ कुडलकट पीसक तथा दूसरी तरफ नंदी बैल की आकृति है। अगर भीमकट पीसक बना, आगे चल के शासक भीमकट पीसक बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। शैव धर्म को मानता था। महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके सिक्कों पर एक तरफ खरोष्टी लिपि में इसका नाम मिलता है। तो खरोष्टी लिपि थी, एक तरफ नाम मिलता है, दूसरी तरफ से पार्वती और त्रिशूल की आकृति बनी है। कुषाण शासक का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था और इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया था और इस अवसर पर उसने शक संवत प्रारंभ किया। अपनी राजधानी पेशावर को बनाया था। दूसरी सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया। बाद में संस्कृत राजधानी मथुरा को बनाया था। तो सांस्कृतिक राजधानी इसने मथुरा को भी बनाया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा वहाँ के दार्शनिक थे, वो अश्वघोष थे। तो महात्मा बुद्ध का जो भिक्षा पात्र है और अश्वघोष को अपने साथ ले गया। इसे अश्वघोष को कनिष्क ने अपने राजकवि का दर्जा दिया और कनिष्क बौद्ध विद्वान पार्श के कहने पर कश्मीर के कुंदल वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। प्रथम सदी 102 ईस्वी में कराया था। इसमें बौद्ध सम्मेलन में चौथा सम्मेलन 102 ईस्वी में हुआ। बौद्ध सम्मेलन में सम्मेलन के अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष को बिठाया गया था। तो अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और फिर इसमें हीनयान और बौद्ध महायान में बट गया था। कनिष्क महान शाखा को मानता था। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी जिसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे, मांस खा सकते थे। कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया में हुआ और चाइना में भी हुआ। कनिष्क के दरबार में पार्श, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक नामक विद्वान रहते। तो वसुमित्र रहते, अश्वघोष रहते थे, नागार्जुन और चरक नामक विद्वान रहते थे कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है। चरक ने चरक संहिता लिखी है, डॉक्टर थे जी। फिर नागार्जुन ने मध्यमिका सूत्र यानी सापेक्षीकता के सिद्धांत की चर्चा की। इन्होंने अपने
इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविभास सूत्र की रचना की है, जिसे बौद्ध का विश्वकोश कहा जाता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए। सोने की प्राप्ति पाकिस्तान के हिंदकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से हुई है। तो सोने के सिक्के कनिष्क ने जारी किए थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के। और सोने की प्राप्ति कहाँ से हुई? पाकिस्तान के हिंदकुश पर्वत के अल्ताई पहाड़ी से। कनिष्क के समय तांबे के सिक्के को कांकड़ी कहा गया। तांबे के सिक्के को कांकड़ी कहा गया। मथुरा में कनिष्क के सिक्कों का एक ढेर मिलता है। मथुरा में तो कनिष्क के सिक्कों का एक ढेर मिला है, जिसमें कनिष्क को एक सैनिक वेशभूषा धारण दिखाया गया है। कनिष्क के समय समुद्र दोनों मार्गों का व्यापार होता था, स्थल से भी और समुद्र दोनों से व्यापार होता था। कनिष्क के समय भारत में बंगाल का ताम्रलिपि बंद रहेगा। बंगाल में है ताम्रलिपि बंद रहेगा। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपरा और कल्याण बंदरगाह, सोपरा बंदरगाह महाराष्ट्र में और कल्याण बंदरगाह है। अज्ञात की रचना पेरिप्लाटन ऑफ द एर्थीन से ज्ञात जानकारी से कनिष्क सर्वाधिक व्यापार रोम से था। तो उससे जानकारी मिलती है कि रोम से व्यापार था। कनिष्क के समय पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। इस समय अरब नाविक हेप्लस ने मानसून की खोज की। अरब भाषा का मौसमी से उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ है मौसम के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन। कनिष्क शासन काल में मूर्ति निर्माण कला का काफी विकास हुआ। तो कनिष्क ने अपनी राजधानी पुष्पपुर के समय विशाल सघन संघाराम विहार का निर्माण किया। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। फिर रेशम मार्ग। यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस, मध्य एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग का दक्षिण भाग हिंद महासागर से गुजरता था। तो हिंद महासागर से दक्षिण भाग गुजरता था। और जबकि उत्तरी भाग कश्मीर हिंदकुश पर्वत कश्मीर भाग से गुजरता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। यह मार्ग चीन के क्षेत्राधिकार में आता था। रेशम मार्ग आम तौर पर स्थल का रास्ता था, जिसे चीन के हान राजवंश के महान यात्री यंग छियान ने खोला था। चीन के राजवंश के महान यात्री यंग छियान ने खोला था, और जो हन वंश की राजधानी छंगान से पश्चिम में रोम तक पहुंचता था। तो रोम तक जाता था ये मार्ग। फिर रेशम मार्ग में होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर यानी टैक्स लगाता था और अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। 105 में लगभग कनिष्क की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकार योग्य नहीं थे। इस कारण छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश में अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। इसी वंश के सामंतों के आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना हुई। तो वन लाइनर में क्वेश्चन मौर्योत्तर काल के विस्तृत राज्य की स्थापना किन दो वंशों ने की? सातवाहनों ने और कुषाणों ने की। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश में विष्णु वशिष्ठिपुत्र पुल्लवामी। कुषाण की स्थापना वसुदेव ने की और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मन गौतमी था। सातवाहन वंश के संरक्षक के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? तो सातवाहन वंश की संरक्षिका के रूप में दो महिलाओं ने शासन किया। तो वो थी नागनिका और गौतमी। अप्रतिहत चक्र की उपाधि किस सातवाहन शासक ने? तो श्री सातकर्णी ने। अपीलक किस वंश का शासक था? तो अपीलक सातवाहन का। किस सातवाहन शासक ने वेड़ा कट्टक नगर की स्थापना की और वेड़ा कट्टक स्वामी की उपाधि धारण की? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। किस सातवाहन शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? तो किस सातवाहन शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? तो वसी पुत्र
पुलुमीगो। दो पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलता है? देवभूति। दो पतवारों वाले जहाज, देवभूति। नासिक के बौद्ध संघ को आजकालिक एवं काले के बौद्ध संघ या कराजक नामक ग्राम किस सातवाहन शासक ने दान में दिया? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। कन्हेरी गुफा अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन ने किस शासक को 2 बार पराजित किया? तो वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी को। वह गूढ़ और शकवर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया? सातवाहन शासक हाल ने। मथुरा क्षेत्र का पहला शासक कौन था? राजबुल था। शकों के 6 कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम कौन था? प्रसिद्ध शासक कौन था? शकों में नहपान शकों का प्रसिद्ध शासक था। शकों के कुद्रमक कुल का संस्थापक कौन था? सुचष्टन। फिर गिरनार जूनागढ़ में सुदर्शन तंड या जोकड़ंत करने वाले रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था? तो सुविशाख। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो गोंदोफर्नीज। फिर महाभारत में सोत्वती को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? शक्तिमती। चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक खारवेल। भारत प्रथम बैक्ट्रियाई पवन शासक कौन था? डोमेटियस। बौद्ध ग्रंथ है मीनांडर किस नाम से अभिलिखित है? तो मिलिंद। चित्र शास्त्र का जनक किसे माना गया है? चित्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना गया है। भारत में कुषाण का पहला विख्यात शासक कौन था? कुजली कटवीसक। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था। बौद्ध महान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ? तो महान शाखा चतुर्थ बौद्ध संगीति के। फिर इक्ष्वाकुओं ने किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? सातवाहनों के बाद। किस स्मृति में मौर्योत्तर काल में 57 जातियों के होने का उल्लेख मिलता है? तो मनुस्मृति में। महाभारत में 4 वर्णों के लिए किस प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं? 9 कर्तव्य बताए गए हैं। कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रेय प्रदान किया? बौद्ध धर्म को। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान थी? तो 18 शाखाएं विद्यमान थी। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं थी? तो कनिष्क शासन काल में बौद्ध धर्म की 18 शाखाएं थी। वह नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किससे सीखी थी? तो यूनानियों से सीखी थी। सर्वाधिक शक्तिशाली पल्लव शासक कौन था? तो गोंद्रोफर्नीज। फिर अभिलेखों में भूमि दान का पहला प्रमाण कब का है? तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का। तो अभिलेख हैं, तो अभिलेखों में पहला प्रमाण क्या है? अभिलेखों में भूमि दान का पहला प्रमाण कब का है? तो ईसा पूर्व प्रथम सदी का है।
फिर वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति किस गोत्र का ब्राह्मण था? तो विष्णुवर्धी गोत्र। किस काल को आदिवासी काल की संज्ञा दी जाती है? तो मथुरा कला को। कला कौन सी है? तो आदर्शवादी कला। तो मथुरा कला आदर्शवादी कला है। फिर किस कला को यथार्थवादी कला की संज्ञा दी जाती? तो यथार्थवादी गांधार। कला की किस शैली में बुद्ध की अपनी मूर्तियों का निर्माण किया? तो गांधार शैली में। स्टेंटो द्वितीय और स्टेंटो यानी डायमेटस मिनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए? तो स्टेटो ने जारी किए। बिम्बिसार गौतम बुद्ध और मिलिंद तथा प्रसन्नजीत में से किस वह एक जो अन्य तीन से समसामयिक नहीं है? तो मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन के प्रथम की विभिन्न उपधियां वर्णन है जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने तथा दूसरी बार पश्चिम उत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में 3 सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। भीमकटपीसक कनिष्क नहपाण बुद्धगुप्त में से किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? कनिष्क। कुजुल कटपीसक दिमकटपीसक कनिष्क प्रथम तथा हुविन्स ने वह शासक जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय है? तो भीमकटपीसक को। भीमकटपीसक कुजुलकटपीसक कनिष्क हर्मबीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया? भीमकटपीसक। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा ग्रंथों की तिथि है? तो कनिष्क जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क राज्याभिषेक हुआ 78 BC में। शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। अश्वघोष चरक नागार्जुन पतंजलि में से जो कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं है? तो कौन थे? पतंजलि इनमें से संबंधित नहीं है। अश्वघोष पार्श्व वसुमित्र विशाख दत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं आया? तो विशाख दत्त कनिष्क के दरबार में नहीं आया। तक्षशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की है? तो चरक और जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया कर्ण वंश ने। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया। पुष्यमित्र शुंग खारवेल गौतमीपुत्र सातकर्णी वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य सातवाहन। सीमुख संस्थापक था सातवाहन वंश का। गुप्त वंश मौर्य वंश कुषाण वंश में से वह वंश जिसने साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर फैलाई। कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथारंभ कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी कला की जो शैली है भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है कहते हैं गांधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग के माध्यम से हुआ है गांधार मूर्ति कला। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालक्रम
है तो यूनानी आए, फिर शाका आए, फिर कुषाण आए। पहले ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भागों को अपने अधीन किया तो डेरियस प्रथम यूनान का था, ईरानी शासक। फिर चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन वंशों में से सबसे पुराना राजवंश था तथा सातवाहन आंध्र राजवंशों की सबसे लंबी सूची मिलती है। जिनकी सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो सातवाहन अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतम बुद्ध सातकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशन द्वितीय खारवेल में से जो जैन धर्म का संरक्षक था, खारवेल था। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश से। दशरथ, भद्रथ, खारवेल, हार्विस राज्यों में से वह जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, खारवेल का था। बालवाय की प्रथा आरंभ हुई कुषाणों में। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए। फिर आंध्र सातवाहनों की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। अब है गुप्त काल आरंभ हो गया। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्त शासक वैश्य थे, विष्णुपासक भी थे, व्यापारी थे और विष्णुपासक थे। ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों के सामंत थे, कुषाण जो थे उनके सामंत थे। इन्हें बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दी, तो उत्तर प्रदेश को वरीयता दी। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इस वंश का अगला शासक घटोत्कच था। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया था, वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्हें लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया और उस उपलक्ष्य में उन्हें राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। वह महाधीराज की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम था और इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। इस वंश में महिला को समाज में स्थान देना शुरू किया। इस वंश में दरबारी भाषा संस्कृत थी, तो संस्कृत भाषा थी। इस वंश में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हो गई थी। प्रभावती गुप्त के पूना में स्थित ताम्र अभिलेख से श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है। पारा का आविष्कार इसी वंश समय हुआ। इस वंश में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। इस काल में गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे। गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु। फिर इस वंश में सोने की मुद्रा को दीनार, चांदी के रुपए को रुपयक कहा जाता है। इस काल में शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ और इसे चतुरंग कहा गया। हुन्नों का आक्रमण गुप्त काल के शासक स्कंदगुप्त के समय हुआ था। सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिलता है। तो सती प्रथा इस समय आ गई थी, कुरीतियाँ आ गई थी, तो एरन अभिलेख में मुझसे जानकारी मिलती है। उस समय शासक कौन था? भानुगुप्त था। इस वंश में कुमारगुप्त अमेघ अश्वमेघ यज्ञ किया था। गुप्त संवत का प्रारंभ गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। गुप्त समुद्रगुप्त, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसे प्राचीन भारतीय इतिहास में महान शासकों में गिना जाता है। कुमार देवी का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र। ये खुद को लिच्छवी द्रोहित्र यानी लिच्छवियों का नाती कहता था। इसके बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक और विस्तारवादी थी तथा अशोक के विपरीत
था ये। इसने आर्यावर्त उत्तर भारत में वर राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला था। उत्तर भारत के राज्यों को जीता था और अपने मिलाया था इस, ताकि दक्षिण भारत में और दक्षिण के क्या है 12 राज्यों को पराजित कर दिया था। दक्षिण के 12 राज्यों को पराजित कर दिया था और टैक्स वसूला था। इन्हीं विजय अभियानों के कारण समुद्र की तुलना नेपोलियन से की जाती है। इसलिए बी ए स्मिथ ने गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक में लिखा हुआ है। पुराणों में कहा गया संदोत का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत पर समुद्रगुप्त ने अपने में नतमस्तक कर दिया था। यह अश्वमेध यज्ञ करवाता था। अश्वमेध यज्ञकर्ता की उपाधि है धारण किया है। यह विक्रमांक उपाधि धारण किया था। इसे कविराज भी तक मतलब गाथा भी। इसके समय बुद्ध के भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया गया था। इसको आर्यावर्त में दिग्विजय और दक्षिण भारत में धर्म विजय, तो आर्यावर्त में दिग्विजय और दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। फिर श्रीलंका शासक है मेघवर्मन ने बोध गया में मंदिर बनवाए थे। बनवाने के लिए अपना एक राजदूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त ने ऐसे मंदिर बनवाने की अनुमति दे दी और समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्राग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद से मिलती है। प्राग स्तंभ लेख को जहांगीर शासनकाल का वर्णन है। प्राग स्तंभ है तो प्राग स्तंभ में जहांगीर है, तो जहांगीर के शासनकाल का ही वर्णन मिलता है। ये अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि महासंघ विग्रह युद्ध और शांति का दूत हरिसेन का है। तो हरिसेन का है, हरिसेन रहे होंगे इनके समय। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित्र पुस्तक की रचना, तो कृष्णचरित्र पुस्तक की रचना की, जिस कारण इसे कविराज कहा गया है। इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुए सैनिक वेशभूषा में भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय सबसे प्रचलित सिक्का मयूर शैली, तो कौन सा सिक्का चलता था इसके समय, तो मयूर शैली का सिक्का सबसे चलता था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना, एक राज्य अयोग्य शासक था रामगुप्त। इसकी पत्नी का नाम देवी था और देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रचकर उसके पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। इसकी जानकारी विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। तो देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय इसे शकों का अंत कर दिया और विक्रमांक आदि की उपाधि। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों का अंत किया इसने, विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसे शक विजेता भी कहा जाता है। परम भागवत का उपाधि इसी शासक द्वारा धारण की गई थी। विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूरवीर। इतिहास में 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी समय व्यांग शैली के सिक्के मिले हैं। चांदी के सिक्के चलाए गए हैं। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके न्याय का सिंहासन पत्थर का बना था। इस समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा गया। नवरत्नों में सबसे प्रमुख कालिदास संस्कृत के लेखक थे। नवरत्न में कालिदास तो संस्कृत के लेखक थे। फिर अमरदास कवि, बराहमिहिर खगोलविद थे। धन्वंतरी आयुर्वेद आचार्य थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी विद्वान फाहियान भारत आया था। इससे अपनी यात्रा फोक युगी की रचना की है। चंद्रगुप्त द्वितीय के
बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना। इसने महायान शाखा की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। इसे महान शासक ऑक्सफोर्ड कहा गया था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला था, जिसकी स्थापना राजा तक्ष ने कराई थी। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विद्यालय नालंदा था। 1198 में ऐबक नामक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। कुमारगुप्त के बाद अगला स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। इसी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुन्नों के आक्रमण को असफल कर दिया था। तो स्कंदगुप्त ने हुन्नों के आक्रमण को असफल कर दिया। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए और भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी, तो भानुगुप्त उसके ऐरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इस वंश में विनाश का कारण हुन्नों का आक्रमण था। विनाश का कारण क्या था? हुन्नों का आक्रमण था। हुन्न आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे सामंतों में बट गया, जैसे सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था, तो गुप्त की भाषा संस्कृत थी। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की देन है। गुप्त की राजधानी कौशाम्बी थी। इस समय अर्थव्यवस्था का स्रोत भू राजस्व था। 1/4 से 1/6 होता था। भू राजस्व के बृहद नगद में या अनाज के रूप में दिया जाता था। ये समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था, जो न्याय में सर्वोच्च था। प्रशासन की सबसे छोटी गांव थी और ग्राम के अधीन थी। इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमारामत था, जो वर्तमान डीएम के पद पर था। वाहियान के अनुसार इस समय अस्पृश्यता की छुआछूत थी। वाहियान के अनुसार अस्पृश्यता छुआछूत थी। निम्न जाति के लोगों को चांडाल या अज्ञात कहा जाता था। इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। वे देवदासियां भी हो सकती थीं। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का भी प्रचलन था। इस समय वेश्यावृत्ति भी थी। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुटनी कहा जाता था। इस समय गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। महाराष्ट्र में इन गुफाओं की संख्या 29 है, जिसमें 16, 17, 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। अजंता बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल मध्य प्रदेश के बाघ की गुफाएं बनाई गई हैं। गुप्त काल में अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा बनाई गई है। किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकी ने इसे बम से उड़ा दिया। सुदर्शन झील के संबंध में कि राजा ने बनवाई यार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनाई गई थी, निर्माण कार्य हुआ। और राज्यपाल कौन था? तो पुष्यमित्र वैशव पे अशोक ने जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन ने, स्कंदगुप्त ने। पे हुंड का क्षेत्र फारस यानी ईरान से अफगानिस्तान तक का था। तो हुन्नों का आक्रमण जो होता था वो ईरान से अफगानिस्तान के क्षेत्र के थे। राजधानी की अफगानिस्तान के बामियान में थी। तारामांड तथा महेरकुल दो प्रमुख हुंड आक्रमणकारी थे। महेरकुंड बौद्ध विरोधी तथा मूर्ति भंजक तोड़ने वाला, यानी महेरकुल बौद्ध विरोधी था, मूर्ति भंजक यानी तोड़ने वाला था। स्कंदगुप्त तथा जूनागढ़ स्थित अभिलेखों में हुंड के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्थित अभिलेखों से हुंड आक्रमण की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के अभिलेख से इसने हुन्नों के लिए मलेच्छा शब्द का प्रयोग किया है। जब हुन्ड भारत में आक्रमण किया था उस समय गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त था। यह एक बर्बर तथा खानाबदोश था। तो बर्बर खानाबदोश मध्य एशिया में रहने वाला था। हुन्ड की 2 शाखाएं थीं, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा।
पूर्वी। भारत पर जिस हुन्नों ने आक्रमण किया वह पूर्वी शाखा के थे। चीन साहित्य में हुन्नों को हुंगनू कहा गया है। एक जाति समूह था जिसका कोई धर्म नहीं था। वह प्रभु पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश आया। तो वर्धन वंश, इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन, जो गुप्त काल में एक सामंत था, अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर में बनाई थी। तो हरियाणा के जो है थानेश्वर में इसने राजधानी बनाई थी। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था और इन्हें परम भट्टाकर, महाधीराज आदि की उपाधियां धारण की थी इन्होंने। इस वंश का सबसे शक्तिशाली प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थीं। तो राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री के विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हो गया था। मालवा के शासक देवगुप्त ने मालवा का जो शासक था उसने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी और राजश्री को हत्या करने का प्रयास किया, किंतु राजश्री जंगल में भाग गई थी और राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। तो राजवर्धन उसका भाई था श्री का। तो राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी। गौड़ बंगाल का शासक शशांक ने बंगाल का शासक था, उसने राजवर्धन की हत्या कर दी थी। साथ ही उससे बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और वर्तमान बोधि वृक्ष 6वीं पीढ़ी का है। शशांक जो शैव धर्म का अनुयायी था, हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। तो हर्षवर्धन के समान 2 चुनौतियां थीं। राजश्री का पता लगाए और साम्राज्य को संभाल। तो हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से राजश्री का पता लगाया। तो किससे? दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु से। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था और अपने साम्राज्य को संभाला। हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं कन्नौज पर राजा साबित नहीं हुआ, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। उसने 3 पुस्तकों की रचना की, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट थे। तो बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे। इन्हें पुस्तक 2 लिखी हैं, कादम्बरी और हर्षचरित्र। तो बाणभट्ट की हैं ये। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। चीन राजा अपने राजदूत को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा। इनके काल में चोर और डाकुओं का बोलबाला था। इसके समय मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र बना। इस समय चीन यात्री हेनसांग भारत आया था, जिसने 2629 ईस्वी में जब हेनसांग आया तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे और हेनसांग ने यात्रियों का राजकुमार और नीति पंडित शाक्य मुनि कहा गया है। हेनसांग को उसने शिवकी की रचना हेनसांग द्वारा की गई। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य किए। नालंदा विश्वविद्यालय में 100 गांव की आय हर्षवर्धन ने दान दी थी। हेनसांग की विद्वता को देखते हुए हर्षवर्धन से 5 वर्ष पर प्रयाग में होने वाले महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष हेनसांग को बना दिया, जिस कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध किया। कुंभ मेले का प्रारंभ हर्षवर्धन के द्वारा माना जाता है। हर्षवर्धन हिंदू था, किंतु महायान शाखा से प्रभावित था। हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। इस समय कन्नौज बहुत ही बड़ा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। 5वीं बौद्ध संगीति भी कहते हैं। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया, किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाया था। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत में अभियान आरंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत में चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय से पराजित हो गया। इसकी जानकारी पुलकेशन द्वितीय का कर्नाटक में स्थित ऐहोर अभिलेख से मिलती है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वर्धन वंश का पतन हो गया।
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर में राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहते हैं। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन था। वह संगम काल, तो संगम काल प्रारंभ हुआ। तो संगम काल 100 ईस्वी से 250 ईस्वी में के मध्य में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण के कवियों के 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए थे। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में सम्मेलन बुलाए गए थे जिसमें तमिल भाषा में संगम हुए थे। इन कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना हो गई थी। तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। इतिहास में 3 संगमों का वर्णन है। प्रथम संगम यह दक्षिण मदुरा में हुआ था। तो प्रथम संगम जो है मदुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी और इस सम्मेलन में 89 राजाओं ने भाग लिया था। वर्तमान में दक्षिण मदुरा जलमग्न, मदुरा जो है वो जलमग्न हो गया, जिसके कारण इस संगम में लिखे गए साहित्यों की कोई जानकारी नहीं है। फिर दूसरी संगम जो है यह कपाटपुरम ओवल में हुआ। कपाटपुरम में हुआ। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे, किंतु बाद में तोल्कापियर ने की। तो अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे, बाद में तोल्कापियर ने इसकी अध्यक्षता की। इसी सम्मेलन में तोल्कापियर ने तोल्कापियम नामक तमिल की रचना की। इस संगम में 59 राज्यों ने हिस्सा लिया। तो इस संगम में 59 राजाओं ने हिस्सा लिया। तृतीय संगम, इसकी अध्यक्षता निक्कियर ने की। तीसरी निक्कियर ने की। इसमें 49 राजाओं ने भाग लिया। इसमें 59 राजाओं ने, इसमें 49 में। इस संगम के में लिखे गए साहित्यों का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। नोट, तीनों ही सम्मेलन तमिलनाडु में हुए थे और अगस्त्य ऋषि काशी बनारस रहने वाले थे जो तमिलनाडु में बस गए। अगस्त्य ऋषि को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। संगम काल के राजा, संगम काल के राजा कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ, चेर, पांड्य और चोल। कृष्णा नदी के दक्षिण में हुआ भारत में 3 राज्य, चेर, चोल, पांड्य। अब है चेर वंश। चेर वंश तो ऐसा बीजी चोर है, यहाँ चोल है, ओरैयोर है और पांड की मदुरा राजधानी इसकी बंजी है, इसकी ओरैयोर है, इसकी मदुरा है पांड्य की। तो संगम काल के वंशों में प्राचीन है चेर वंश, चेर इस साइड का, जबकि चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में चेर पद कहा गया है। अशोक के द्वितीय शिलालेखों में से केरल पुत्र कहा गया है। अशोक के जो द्वितीय शिलालेख हैं उसमें केरल पुत्र कहा गया है। इस क्षेत्र का केरल मालवा में था। यह केरल का प्राचीन नाम था। इसकी राजधानी बंजी कुरूर थी। चिन्ह धनुष था। इस वंश का प्रथम बंदरगाह मुजरिस रोम व्यापार का केंद्र था। तो इसका बंदरगाह मुजरिस था, यह रोम व्यापार का केंद्र था। चेर वंश का प्रथम शासक उदयन जरेल था। प्रथम शासक उदयन जरेल था। उदयन जरेल ने महाभारत युद्ध में सैनिकों को भोजन कराया था। अगला शासक सेन गुटवन था। इसे लाल चेर भी कहा गया है। तो अगला शासक सेन गुटेवन था, लाल चेर कहा गया। इस वंश का प्रतापी शासक सेन गुटवन था। सेन गुटवन ने पत्नी पूजा, करणी पूजा प्रारंभ की। इस पूजा में श्रीलंका पड़ोस के राजाओं को आमंत्रित किया। तो सेन गुटवन थे। इस वंश का अगला शासक आदिगमन था और इसने गन्ने की खेती प्रारंभ की। आदिगमन
चेर वंश का अंतिम शासक कोडई करायल जरेल था, जिससे हाथी की आंख वाला कहा गया। इस वंश में पेरू जेर पराई विद्वान का संरक्षण था। दूसरी सदी के अंत में 190 ईस्वी में चेर वंश समाप्त हो गया। पांड वंश, इसका अर्थ होता है प्राचीन देश। इसकी राजधानी तमिल थी। मात्र सत्तात्मकता मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो मात्र सत्तात्मकता पांड और मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड राजाओं ने 3 संगम आयोजित किए थे। पांडवों की प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। पांड वंश इस क्षेत्र में तमिलनाडु के दक्षिण में था और इसकी राजधानी मदुरा थी। इसका चिन्ह मछली था और वंश का शासक नोडियोन था और समुद्र पूजा प्रारंभ की। इसने प्रतापी शासक नोडियो जलेन था। इसने 290 ईस्वी में तेलैया लंगाम में युद्ध में चेर, चोल तथा 5 अन्य राजाओं के साथ पराजित कर दिया। तो एक साथ इसने पराजित कर दिया, चेर चोल को पराजित कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक था शासक नल्ली बकोडन यानी मारावर्मन। राज्य सिंहा तृतीय था। 5वीं सदी आते आते पांड वंश अस्तित्व विहीन हो गया। पांड वंश के राजाओं का रोम राजा से अच्छा संबंध है। पांड वंश का जो राजा था उसका रोम के राजाओं से अच्छा संबंध था। इन्होंने अपने दूत को रोम के राजा अगस्टस के दरबार में भेजा था। पांड की राजधानी मदुरा को त्योहारों का शहर कहते हैं। यहाँ मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेख महाभारत रामायण में इस वंश की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने इस वंश को मावर का नाम से वर्णन किया है। श्रीमरा वल्लभा अपने शासनकाल में कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करवाई थी। साथ ही इसके निर्माण में ईंट, ग्रेनाइट का प्रयोग किया था। हमारा बर्मन राज सिंह तृतीय एक ऐसा पांड शासक था जिसने कुडुम्बकलम में ताजबू चेल राजा का विरोध किया। शिल्पाधिकारम पुस्तक में नील जेलम प्रथम का वर्णन मिलता है। पुस्तक साहित्य चोल वंश। इसका अर्थ होता है नया देश। इसके बारे में जानकारी पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था। प्रथम राजधानी उरैयूर थी। इसकी मुख्य राजधानी तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। इस वंश में द्वितीय राजधानी कांचीपुरम बनाई गई थी। इसका राज्य चिन्ह बाघ था। उरैयूर सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि इस समय सूती वस्त्र सांप की कैंचुली से भी पतले होते थे। चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में जितने क्षेत्र पर एक हाथी सोता था उतने क्षेत्र में उतना अनाज उगा सकता था, जिसमें एक वर्ष में 7 लोगों का पेट भर सकता था। चोल वंश का पहला शासक और वह पहरे था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कराईकल था। इसे श्रीलंका प्रतापी शासक कौन था? कराईकल था। श्रीलंका जीता था। इसने 12,000 द्वार लाकर कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बना दिया। यह भारत का पहला बांध था। इसे ग्रांड बांध कहते हैं। कराईकल ने पुहार नामक बंदरगाह बना जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं। एलोरा तथा पेडुनरी किल्ली अन्य शासक थे। चोल वंश में 5वीं सदी आते आते कमजोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगे। 8वीं सदी में पुनः चोल का उदय हुआ। संगम कालीन आर्थिक जीवन। संगम काल में सूती वस्त्र, मसाला, मोती, कृषि, पशुपालन के लिए प्रसिद्ध थे। इस समय सूती वस्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। संगम काल में रोम में सर्वाधिक व्यापार होते थे। रोम से व्यापार होते थे। तमिलनाडु के अरिकामेंडु यानी पांडुचेरी से रोम सर्वाधिक व्यापार होता था। तो अरिकामेंडु यानी पांडुचेरी सर्वाधिक व्यापार होता था। जाति व्यवस्था उत्तर भारत की विपरीत जाति व्यवस्था थी।
उत्तर भारत की विपरीत जाति व्यवस्था थी। यहाँ सामंत और दास में समाज बटा था, तो सामंत थे तो दास थे। यह व्यवस्था ऊंच नीच की जाति का व्यवस्था नहीं थी। फिर धार्मिक जीवन संगम में सबसे महत्वपूर्ण देवता मेरुगन थे, जिन्हें वर्तमान में सुब्रमण्यम कहा जाता है। बंदरगाह संगम कालीन तीन ही वंश आसपास अपने बंदरगाह थे, जैसे चेर बंदरगाह, बंदरचेर, चोल के पास बंदरगाह पुहार या उरैयूर, पांड बंदरगाह, सालियूर और कोएरकल। समकालीन साहित्य तो तमिल भाषा में लिखे गए हैं और तलकम तथा द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं। तो तोल्कापियम है, सर्दिक व्याकरण है। तोल्कापियम में संबंध व्याकरण से है और तिरुकुराल तमिल साहित्य बाइबल कहा जाता है। जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से, रचयिता तिरुवकदेव है। शिल्पाधिकारम, इसका संबंध जैन धर्म से है। जीवक चिंतामणि और शिल्पाधिकारम का संबंध जैन धर्म से। इसमें नूपुर यानी पायल की कहानी है, जिसे तमिल काव्य का इलियट भी कहते हैं। राजा कोवलन अपनी पत्नी कन्नागी को छोड़कर माधवी नामक नर्तकी से प्रेम में फंस गए थे। वो अपने धन को लौटाने के बाद पश्चाताप के होते हुए अपनी पत्नी के पास लौटे, तो अपनी पत्नी नागनंदिनी ने उसे अपना एक पायल दिया। इसे बेचकर वे मदुरै में व्यापार प्रारंभ किया, किंतु केवलन पर मदुरै की रानी ने पायल चुराने का आरोप लगा दिया और फिर फांसी दे दी गई। केवलन की पत्नी कन्नी ने श्राप दे दिया कि मदुरा शहर नष्ट हो जाए। फिर मणिमेखले, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। मणिमेखले का संबंध बौद्ध धर्म से। इसमें केवलन तथा माधवी से उत्पन्न संतान मणिमेखलम की चर्चा है। इसमें अंततः बौद्ध धर्म अपना लिया और इसकी रचना सीत सैतलम द्वारा की गई। इसे तमिल काव्य की उड़ीसी भी कहा जाता है।